तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 8 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा रैपिड फायर का सेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक होता है महाद्वीप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बात हो रहा है उपमहाद्वीप का, और उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मतलब क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट। तो नॉर्मली देखो एज कंपेयर तो ये आपका महाद्वीप से तो छोटा ही हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो हमारे देश के नाम के साथ जुड़ा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप। तो आखिर मतलब क्या है इसका, देखो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आएंगे ना, उसका जो कल्चर है वो भारत के लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, पहला तो भारत का पड़ोसी देश रहेगा, दूसरा भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, मेल खाते रहेगा। चलो देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे। चलो इमेजिन करो कि ये अपना भारत है। ठीक है, इमेजिन करो कि ये अपने भारत का चित्र हो गया। ठीक है, और जब आप इधर साइड आते हो, तो यहाँ पे आपको एक पर्वत दिखता है, और इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। ठीक ना, तो पहले तो ये हिंदू कुश पर्वत हो गया। दूसरा, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा दैट इज पाकिस्तान, और यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, चलो आगे फिर देखते हैं। यहाँ पर आपको फिर से एक पर्वत दिखेगा, मतलब कह लो कि पर्वत श्रृंखला दिखेगा। कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक ना, ये हो जाएगा हिमालय। लेकिन हम लोग को पता है कि हिमालय बस इतनी दूर तक ही सेपरेट नहीं है। हिमालय का कुछ भाग ना इधर से आते हुए साइड की ओर चला जाता है, अंडमान निकोबार का जो भाग होता है, और म्यांमार में इसको क्या कहा जाता है, म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा पर्वत। ध्यान से देखते जाओ, सारा कुछ समझ में आएगा। अराकान योमा पर्वत। ठीक ना, हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत, और फिर आपका अराकान योमा पर्वत। और यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पामीर का पठार। पामीर का पठार, जिसको हम लोग दुनिया के छत के नाम से भी जानते हैं, सबसे ऊंचा पठार के नाम से भी जानते हैं, पामीर का पठार। अब देखो इसको सेपरेट किया गया। अब इसके अंदर में जो भी कंट्री आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का देश आएगा, कहलाएगा, है ना। पहला तो कौन सा हो जाएगा, तो अपना भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बांग्लादेश। और देखो म्यांमार जो है, म्यांमार इधर हो जाएगा, म्यांमार इधर होगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर में जो भी देश आपको दिखेगा वही क्या कहलाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का देश कहलाएगा। तो पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ पर आपको नेपाल दिखेगा। ठीक ना, यहाँ पर आपको भूटान दिखेगा। फिर आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेगा, और फिर जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक और आपको छोटा सा द्वीपीय कंट्री दिखेगा, दैट इज मालदीव। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। अब आप देख लो कि यही सारे देश जो हैं ये कहाँ पड़ते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ते हैं। काउंट करो कितने देश हो जाएंगे, तो देखो भारत, पाकिस्तान, भूटान, मतलब 3 2 5 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखना ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे क्या बता रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आ रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आ रहे हैं। ठीक ना, चलो लगाते हैं इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी। आपसे सवाल कर रहा है कि ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी। ट्राइसेम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्रेनिंग टू रूरल। ठीक है, रूरल मतलब क्या हो गया, ग्रामीण। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, देखिएगा यहाँ पे ट्रेनिंग टू रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले यूथ्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ाना, उसके लिए ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है ट्राइसेम। इसका मतलब लिख लीजिएगा, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो इसमें होता क्या ना कि बीपीएल का नाम से है ना, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो भी यूथ्स हैं, और यूथ्स में कितने से कितने उम्र को काउंट किया जा रहा है, 18 से 35 वर्ष के लोगों को। तो जो भी 18 से 35 वर्ष के लोग होंगे, उनको गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जाएगा, तो ट्रेंड किया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में।
15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो, जैसे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका 1970। 1970 में भारत में कुछ हुआ था? तो जी हाँ भाई, श्वेत क्रांति हुआ था। श्वेत क्रांति किसके लिए हुआ था? दूध के लिए। 1975 में, तो 1975 में कुछ आप कनेक्ट करो, बहुत कुछ हुआ होगा। जैसे आप देख लो कि सिक्किम जो था 16 मई 1975 को, सिक्किम जो था 16 मई 1975 को भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। और हम लोग बात किसका किए? हम लोग बात किए सिक्किम का, ठीक ना। जैसे 1993 में देखो तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? तो पंचायती राज का कानून लागू हुआ था। पंचायती राज कानून जो है ये क्या हुआ था? तो लागू हुआ था। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? सवाल कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था? 1985 से 1990 तक चला था। सबसे पहले तो आ जाओ कि पंचवर्षीय योजना क्या था। तो पहले तो एक योजना आयोग का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसी योजना आयोग के द्वारा, इसके आगे आप लिख लेना योजना आयोग। इसी योजना आयोग के द्वारा क्या होता था? जो भी सरकार चुन के आता था उनके लिए 5 साल का काम डिसाइड किया जाता था कि भाई आपका सरकार जो है 5 साल में ये सारे कार्यों को करेगा। और फाइनली रिकॉग्नाइज किया जाता था कि आपकी सरकार ने उन कामों को कितना पूरा किया, कितना पूरा नहीं कर पाया, ठीक ना। तो ये योजना आयोग था, ठीक है। और इसी के तहत कौन सा योजना आता था? पंचवर्षीय योजना। टोटल मिलाकर के कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी? तो ये आया था आपका टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया था। पहला और लास्ट वाला याद रखिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच चला था। और किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। और लास्ट में कितने नंबर का आया था? तो 12वें नंबर का। और ये कब से कब तक था? 2012 से लेकर के 17 तक। और ये जो था इसका प्रारूप या इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो मोंटेक सी अहलूवालिया ने, ठीक ना। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई 2017 के बाद क्या हो गया? तो 2017 में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आ चुका था, 14 में ही आ चुका था। और इसीलिए योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके जगह एक दूसरे आयोग की स्थापना की गई थी जनवरी 2015 में। आप बताइएगा कि कौन सा योजना था। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, सवाल देखो, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आप बोलोगे कि भाई हम तो आज तक इस हिमालय का नाम ही नहीं सुने, कुमायूं हिमालय क्या होता है? हम लोग ट्रांस हिमालय का नाम सुने, बृहद हिमालय का नाम सुने, लघु हिमालय, शिवालिक, बट इसका नाम नहीं सुने। तो चलिए सुनाते हैं आपको इसका नाम। देखो नॉर्मली क्या है ना कि हिमालय का विभाजन दो तरीके से किया गया है। और जो आप कुमायूं नाम सुन रहे हो ना, ये आप नदी के द्वारा विभाजित भाग के बारे में बात कर रहे हो। नदी के द्वारा कैसे? चलो देखते हैं। देखो क्या है ना कि ऐसे बहुत सारी नदियां बहती है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, ठीक है। आप इमेजिन करो कि बहुत सारी नदियां जो है ये बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। चलो इसका नाम भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी, ठीक ना। सिंधु, ध्यान से देखते जाओ, सिंधु, सतलज, फिर ये हो गया आपकी काली नदी, फिर ये हो गया आपका तीस्ता नदी और ये हो गया आपका दिहांग नदी, ठीक है। अब देखो क्या किया गया ना कि हिमालय की तरफ से भी बहुत सारी नदियां बहती रहती है और बहुत सारी नदियों में इन नदियों का नाम आता है जिसके बारे में हम लोग देखें। अब देखो क्या हुआ ना कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है, नदियों के द्वारा विभाजन जो है, ये कैसे हुआ? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय का जो भी भाग पड़ता है उसको हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद फिर इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, कई बार इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, हिमाचल हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का जो भी भाग पड़ता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका, देखिएगा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और इसी हिमालय में जो है आपसे पूछ रहा है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो आपका कुमायूं हिमालय है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये हो जाएगी आपकी नंदा देवी, ठीक ना। नंदा देवी अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
फिर आप देखिएगा कि काली और तिस्ता के बीच जो आपका जो हिमालय का भाग पड़ता है, ठीक है, काली और तिस्ता के बीच जो हिमालय का भाग पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, ठीक ना, नेपाल हिमालय। और जो आप पढ़ते हो ना कि पूरे विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, पढ़ते हो ना, ये कौन सी है? तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है? नेपाल हिमालय में पड़ता है। आप कंचनजंगा के बारे में पढ़ते हो कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका नेपाल हिमालय में पड़ता है, ठीक है। और फिर आपका तिस्ता और दिहांग के बीच आपकी कौन सा हिमालय पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक ना। चलो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अच्छा, दिहांग के बारे में एक चीज और याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक ना, इस चीज को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं 5 में। देखना 5 क्या बोल रहा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कह लो, विषुवत रेखा कह लो, इक्वेटर कह लो, है ना, सारा का सारा आपका 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पहले तो किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। चलो फिर से अपने भारत का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो कि ये अपने भारत का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना भारत हो गया, यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा हो गया जिसको हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। लेकिन अपना भारत बस इतना ही नहीं है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है ना, अपना अंडमान निकोबार। तो अब देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे, पहले कुछ फैक्ट्स देखो फिर आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो अगर आपसे सवाल करता है ना कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तर वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा, बट आपका दक्षिण वाला में होता है। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत की मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमिका होगा आपका केप केमोरिन, केप केमोरिन। मतलब आपसे सवाल करता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? केप केमोरिन। बट अब इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक ना, अब इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम हो गया है कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी से वो कहते हैं ना। और कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ये सब आपको पता होगा पहले से भी। यहाँ पे आते हैं, अगर आपसे नॉर्मली पूछेगा, मुख्य शब्द हटा देगा और बोलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। या फिर इसी को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को पहले पार्शन पॉइंट कहा जाता था, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये वाला एरिया? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का भी अगर इंडिविजुअल पार्टीशन करता है तो आपको बताओगे कहाँ पड़ता है ये? ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक ना। चलो अब अपने सवाल पे हम लोग आते हैं वापस। नॉर्मली क्या पूछा था अपने से कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इतना पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, इसका दूरी पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, इसका दूरी पूछ रहा है। तो इसका दूरी हो जाएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना कि मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 899 किलोमीटर, 899 किलोमीटर। अपने से क्या पूछा था? अपने से पूछा था, क्या पूछा था? इंदिरा पॉइंट से पूछा था, तो क्या हो जाएगा? 876 किलोमीटर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट में। देखना भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सवाल क्या पूछा है कि भारत में जो है आपका वन महोत्सव का शुरुआत है ये कब से किया गया था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था आपका 1950 में हुआ था, 1950 में, ठीक है। कब मनाया जाता है वन महोत्सव? तो ये मनाया जाता है आपका जुलाई के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली वन सप्ताह मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। और कब से कब तक हो जाएगा? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था? तो के.एम. मुंशी जी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठीक ना, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। आते हैं नेक्स्ट पे। देखना निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया है और साथ में आपका राज्य का नाम दिया हुआ है, बोल रहा है कि आप सही देखो कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलो आते हैं, मिलाते हैं हम लोग। जैसे देखो बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका, सही है बिल्कुल। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में, सही है बिल्कुल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका सिक्किम में नहीं होगा। कहाँ होगा? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में।
चलो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को 1956 में क्या किया गया था, यूटी बना दिया गया था। यूटी मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, यूनियन टेरिटरी होता है। इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 25 जनवरी 1971 को। और भारत का कितने नंबर का राज्य बना था, तो 18वें नंबर का राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला, है ना, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो ये है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहां का गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला, ठीक ना, शिव प्रताप शुक्ला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, देखो तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से देश का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, तीरंदाज, तीरंदाज, हाँ मतलब तीरंदाजी मतलब तीर चलाने वाला। तो देखना क्या होगा, रशिया, जापान, मलेशिया, और यहाँ पे आधा नाम लिखे छोड़ दिया गया भूटान। और आंसर भी क्या हो जाएगा, भूटान ही होगा। भूटान में आपका राष्ट्रीय खेल किसको मान्यता दिया गया है, तीरंदाजी को दिया गया। और कब मान्यता दिया गया, तो 1971 में। कब, 1971 में। चलो भूटान से रिलेटेड देखते हैं, भूटान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो भूटान की जो राजधानी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, थिम्पू, ठीक है। भाषा कौन सा हो जाएगा, तो भाषा हो जाएगा आपका जोंगखा, जोंगखा, ठीक है। उसके बाद और देखो यहाँ पे, भूटान में आज भी राजा होता है, पता है आपको, भूटान में आज भी क्या होता है, राजा होता है। और यहाँ के राजा का क्या नाम है, तो राजा का नाम है जिग्मे जिग्मे, अजीब सा नाम है, अब देखो यहाँ पे खुद से पढ़ो, जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भूटान के राजा। बट राजा के साथ यहाँ पे पीएम भी होता है। और पीएम कौन है, तो पीएम है सेरिंग तोब्गे, ठीक ना, सेरिंग तोब्गे। ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ के कौन है, पीएम। मतलब यहाँ राजा भी चल रहा है और क्या चल रहा है आपका, पीएम भी चल रहा है, ठीक है। इसको आपका भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आपका लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है। थंडर ड्रैगन, थंडर मतलब होता है वो, होता है ना वो तड़ित झंझावत, कह लो आप बिजली, है ना, तो वो सब कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक ना। चलो मलेशिया का कैपिटल का नाम आप बताना, यहाँ पे मलेशिया का कैपिटल का नाम क्या है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखना क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। बिस्मिल्लाह खां अपने बिहार से रिलेटेड थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1916 में हुआ था, 16 में ही हुआ था ना, हाँ चलो आ जाओ। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुआ था इनका 2006 में। किस चीज से संबंधित है, तो शहनाई से संबंधित है। और इन्होंने अपने लाइफ में, इन्होंने अपने जीवन में काफी ख्याति प्राप्त किया, बहुत सारा पुरस्कार, बहुत सारा उपाधि प्राप्त किया और अपने लाइफ को ये काफी आगे लेकर के गए थे। किस राज्य से संबंधित है, तो ये अपने बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार से। आपको पता है ना कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है, भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। और इन्होंने चारों का चारों पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारत रत्न इनको कब मिला था, देखिएगा इनको, चलो यहीं पे लिखते हैं, इनको भारत रत्न कब मिला था, इनके बारे में है। भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न मिला था 2001 में, ठीक ना। भारत रत्न कब मिला था, 2001 में, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद फिर जो आपका पहले नंबर का पुरस्कार आता है, दूसरा समझ लो ना कि इनको चारों का चारों पुरस्कार मिला हुआ है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण हो जाएगा, फिर पद्म भूषण आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका पद्मश्री। पद्मश्री, पद्म विभूषण जो है, अगर आपका पद्म अवार्ड में देखें तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर आपका भूषण होता है और फिर आपका कौन होता है, श्री होता है। तो पद्म विभूषण इनको कब मिला था, तो ये देखिएगा 1980 में मिला था, 1980 में। पद्म भूषण कब मिला था, 1968 में। और पद्मश्री कब मिला था, तो ये मिला था 1961 में। मतलब भारत का जो शीर्ष 4 पुरस्कार है वो सारा का सारा कहाँ चला गया, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे, तो आपका जो भारत का जो शीर्ष 4 पुरस्कार है वो चारों का चारों इनको मिला हुआ था। किनको मिला हुआ था, बिस्मिल्लाह खां जी को, है ना। और आप एक क्वेश्चन, चलो आपके यहाँ पे फिर से एक सवाल आता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ और किस महिला को भारत रत्न मिला था 2001 में। चलो आगे आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है।
इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहा जाता है, इसको इंडिजीनियस डे भी कहा जाता है। इंडिजीनियस मतलब पता है क्या होता है, जो आपके देश का होता है, जो स्वदेशी होता है। तो हमारे देश में ना हम और आप समय के अनुसार बदल गए हैं, लेकिन ट्राइब जो होता है, जो आदिवासी होता है ना, वो अभी भी हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को अभी भी बचा करके रखे हुए, इसलिए इनको इंडिजीनियस भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। ठीक ना, एक दो डेट और देख लो, एक वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था। विश्व प्रवासी दिवस है ना, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 को गांधी जी 9 जनवरी को ही वापस आए थे, तभी से आपका विश्व प्रवासी दिवस मतलब 9 जनवरी को इसी वजह से रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि प्रवासी दिवस जो है, प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। अमृतसर का संधि जो है, ये पंजाब का एक शासक था रंजीत सिंह, और उस समय BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेंबर था चार्ल्स मेटकॉफ। दोनों के बीच 1809 25 अप्रैल, ठीक ना, डेट को भी याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 को ये संधि हुआ था। और इस संधि में बेस लाइन किसको बनाया गया था, सतलज नदी को बनाया गया था। मतलब कहा गया था कि सतलज नदी के पार जो है रंजीत सिंह अपना एरिया, अपना क्षेत्र आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो BEIC का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये पता चल गया ना पहले ही कि चार्ल्स मेटकॉफ और किसके बीच हो रहा था, रंजीत सिंह के बीच हो रहा था। ये कहाँ के शासक थे, ये थे पंजाब के शासक। लेकिन देखो यहाँ पर एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है, टाइम चल रहा है देखो 1809 का, है ना। जैसे देखो कि आपका 1773 के तहत क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। और जब 1833 में आप आते हो तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक ना, तो देखो इस टाइम के बीच में ही कहीं पे 1809 आ रहा है ना, इस टाइम के बीच में ही आ रहा है। इट मीन्स कि भारत में अभी शासन किसका चल रहा है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल का। तो एक एग्जाम में BPSC में आई थिंक आया हुआ था क्वेश्चन कि जिस समय अमृतसर की संधि हुई थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपका, देखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मिंटो करके ना 2 व्यक्ति आए अपने भारत में शासन करने के लिए। ठीक ना, मिंटो करके 2 व्यक्ति आया, मिंटो प्रथम 1809 में था, मिंटो द्वितीय जो था वो 1909 में था, याद है, मार्ले मिंटो सुधार। तो वो मिंटो दूसरा था और ये मिंटो दूसरा, ये प्रथम वाला है, वो दूसरा वाला था। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, बच्चों वाला सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा RK शनमुखम सेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, RK शनमुखम सेट्टी। लेकिन एक सवाल और अच्छा यहाँ पे बनेगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, तो ये थे लियाकत अली खां। अंतरिम सरकार पता है ना आपको, लियाकत अली खां, जो आपका देश की आजादी के समय बनाया गया था ताकि देश का शासन प्रशासन चल सके। लेकिन जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो लियाकत अली खां भारत को छोड़कर कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान चले गए। और इसीलिए शनमुखम सेट्टी को क्या बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। पहले तो आ जाओ कि महाजनपद क्या था। जैसे आज के समय में क्या होता है, राज्य होता है, अंग्रेज के समय में क्या होता था, प्रांत होता था, मुगल समय में क्या होता था, सूबा होता था। वैसे ही आपका एक टाइम ऐसा था प्राचीन भारत में, इसमें क्या हुआ करता था, महाजनपद। और भारत में 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। जैसे आज के समय में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन 16 महाजनपद के बारे में आपको कैसे पता चलता है, या कहाँ से पता चलता है, जिसके 2 कॉन्सेप्ट है, एक हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का और एक हो जाएगा आपका जैन धर्म का। बहुत बार बताया गया, सुन लो अभी। बौद्ध धर्म का एक बुक आता है अंगुत्तर निकाय, जिससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का भी एक बुक आता है जिसका नाम क्या है, भगवती सूत्र, इससे भी महाजनपद के बारे में काफी जानकारी मिलती है। यहाँ पे आपसे सवाल किया कि 16 महाजनपदों में से जो कंबोज महाजनपद थी, कंबोज, इसकी राजधानी कहाँ थी। तो पहले तो आप ये जानो कि कंबोज कहाँ पड़ता है, तो कंबोज आज के टाइम में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी हाटक।
ठीक है, क्या हो जाएगा, हाटक। अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बिहार में कितना जनपद एग्जिस्ट करता था, 3। ठीक है, कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका अंग महाजनपद, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मगध महाजनपद, और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा वज्जी। ठीक है, वज्जी। वज्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पूरे विश्व में गणतंत्र को लाने वाला पहला महाजनपद कौन सा हो जाएगा, वज्जी महाजनपद हो जाएगा। ठीक ना, चलो आते हैं आगे। मेनर हिम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, मेनर हिम रेखा। ठीक है, यहाँ से आप र उठाइएगा और ऑप्शन में ढूंढिएगा क्या रसिया से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे पता चल जाएगा मेनर हिम रेखा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक ही जगह रसिया दिख रहा है, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है, तो ये हो जाएगा आपका मेनर हिम रेखा। ठीक ना, और फिनलैंड के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है ना, उसमें सबसे आगे हमेशा 6-7 साल से 7 साल से हमेशा आगे कौन रहता है, तो ये रहता है आपका फिनलैंड। चलो आगे आते हैं, देखिएगा 15 में फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नाम से ही पता चल रहा है कि मुसलमान लोग का ये वर्ड है और मुसलमान लोग से संबंधित ये आपका आंदोलन भी था। 1819 ईस्वी में चलाया गया था। क्यों, क्योंकि मुसलमान वाले धर्म में भी ना, मतलब इस्लाम धर्म में भी क्या हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा कुरीति जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था। तो उसी कुरीतियों को कम करने के लिए आपका फराइजी आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा। ठीक है, शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा। और कब चलाया गया था, तो 1819 में। कहाँ चलाया गया था, तो बंगाल में मुस्लिमों की संख्या बहुत थी, बंगाल वाले रीजन में चलाया गया था। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो आगे जाकर के जो इस आंदोलन का नेतृत्व था ये कौन किया था, तो ये इनका बेटा किए थे, जिसका नाम क्या था, अहमद दुद्दू मियाँ। ठीक है, अहमद दुद्दू मियाँ, ये इनके पुत्र थे और आगे जाके इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट में आते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। देखो यहाँ पे 2 टर्म बड़ा अच्छा है, एक तो निर्वाचक मंडल आया, एक आपका प्रस्तावक और अनुमोदक आया। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि प्रस्तावक क्या होता है, नहीं पहले आ जाओ निर्वाचक मंडल क्या होता है। देखो निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो निर्वाचक मंडल में क्या होता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा वही होता है निर्वाचक मंडल, मतलब वही होता है ग्रुप। ठीक ना, वही होता है आपका ग्रुप। तो देखो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तो पहले तो आप उठाओ लोकसभा, ठीक है, दूसरा आप उठाओ राज्यसभा, तीसरा आप उठाओ विधानसभा, चौथा उठाओ विधान परिषद। क्या विधान परिषद होगा निर्वाचक मंडल में, क्या विधान परिषद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और अगर आप विधान परिषद को भी इन्वॉल्व करते हो तो किसी एक राज्य से ज्यादा वोट आ जाएगा, किसी एक राज्य से कम वोट आएगा, तो इसलिए विधान परिषद को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इन तीनों संस्था से, इन तीनों बॉडी से जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, वही आते हैं आपके किसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए। लेकिन एक बात बताओ कि क्या इनके अलावा भी कोई और आता है, तो हाँ आता है। कौन आता है, तो एक आते हैं आपके पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, क्योंकि पुदुचेरी और दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, तो वहां के सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखो कि प्रस्तावक क्या होता है और अनुमोदक क्या होता है। मान लो कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, तो 50 सांसद और 50 विधायक, ठीक है, मतलब ये प्रस्तावक सेपरेट रहेगा और ये अनुमोदक सेपरेट रहेगा। मतलब 50 सांसद विधेयक ऐसा होगा ना जो मेरा नाम लेके जाएगा निर्वाचन आयोग के पास कि हम चाहते हैं कि ये एक्स नाम का व्यक्ति जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो, ठीक है। उस 50 के अलावा और भी 50 चाहिए, वो भी कहाँ से होना चाहिए, तो वो भी आपका या तो सांसद या विधायक होना चाहिए, और वो उस नाम को, मतलब जो भी एक्स नाम के व्यक्ति का नाम रखा गया वहां पे उसको बोलेगा कि हाँ भाई हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब एक क्या करेगा, आपका नाम ले करके जाएगा, और एक क्या करेगा, आपके नाम का समर्थन देगा, और वही आदमी आगे जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, खड़ा होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितना चाहिए होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक चाहिए होता है और 50 अनुमोदक चाहिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था, ठीक है, सुखी एवं समृद्ध और किस प्रदेश की जनता के बारे में बात हो रहा है। तो पहले तो आ जाओ फाहियान कौन था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था, चीनी यात्री था, ठीक है। फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, किसके समय में आया था ये भी सवाल बनता है। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त
द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने कोई बुक लिखा था, तो हाँ एक बुक लिखा था और इसका नाम क्या था, फो क्यू की। ठीक है, ये किसके बुक का नाम था, फाहियान के बुक का नाम था। और ये सबसे ज्यादा अपना समय जो है ना ये एमपी में बिताया था, मतलब आज के मध्य प्रदेश में ये अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था। और इसीलिए चूंकि वहां समय बिताया इसलिए वहां का चर्चा भी किया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आना, देखना 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था, तो ये कहा था आपका लॉरेंस एवं सीले ने। ठीक है, ऐसे इसका सीले से ज्यादा नाम आता है कर्नल स्टेनली, कर्नल स्टेनली। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम लेके चले गए, कर्नल स्टेनली और एक आपका लॉरेंस। ये दो व्यक्ति, ऐसा था, बोला ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, भारत के लोग जागरूक हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिपाही लोग मिलकर के बस क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, क्रांति कर दिया था। ये किसका कहना था, ये कहना था आपका लॉरेंस का और स्टेनली का। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर.सी. मजूमदार। इनको नियुक्त किया गया कि आप 1857 की क्रांति के बारे में लिखें, बट कुछ मतभेद, कुछ टेंशन होने की वजह से उन्होंने नहीं लिखा। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो 1857 की क्रांति को कौन लिखा था, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन नामक एक व्यक्ति है जो 1857 की क्रांति के बारे में बहुत कुछ बताए थे। लेकिन इससे भी एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वी.डी. सावरकर। और बहुत ज्यादा आज के टाइम में ना ये नाम जो है बहुत ज्यादा विवादित है, मतलब पॉलिटिकल रूप ले चुका है ये नाम। तो वी.डी. सावरकर ने पहली बार 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया था, इसको याद रखिएगा। यह आंदोलन कब से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। देखो हम लोग को पता है कि हमारे पास कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। और चारों वेद का जो मंत्र पढ़ता था ना उसको कुछ कुछ अलग नाम दिया गया था, जिसमें से ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद को आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का घुमा हुआ र का मात्रा आ रहा है ना, तो वैसे ही याद रखिएगा कि उसके मंत्र पढ़ने वाले लोग में भी वैसे ही आएगा। और आप देखो कि होत्री में भी इस टाइप का आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है चारों वेद का आता है, तो इसको लेकर के चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ने वाला होता है वो होत्री कहलाता है। ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आपका ऋचा भी कहा जाता है। चलो आगे आते हैं, देखिएगा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। देखो ये बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा है हमेशा से पॉलिटी का, कि कोई जो है किसी टर्म में जो है आपका प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, किसी में नहीं माना गया। प्रस्तावना क्या था, तो देखो प्रस्तावना वही चीज था जो उद्देश्य प्रस्ताव का आगे जाकर के रूप चेंज हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो जब संविधान सभा बना ना, तो नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक पेपर पेश किया गया जिसमें कुछ उद्देश्य लिखे हुए थे कि भाई हम संविधान बना क्यों रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग जमा क्यों हुए हैं, तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो सवाल बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका यह 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, 1946 को। बट उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ, पारित कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 22 जनवरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के किसका रूप ले लिया था, तो प्रस्तावना का रूप ले लिया गया था। सवाल है कि संविधान का अंग कौन सा केस, वाद मतलब क्या हो गया केस, कौन से केस में नहीं माना गया था, तो ये हो जाएगा आपका बेरूबाड़ी वाद। और ये कब हुआ था, ये केस हुआ था 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती केस जो हुआ था कब हुआ था, 1973 में। इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना जो है ये अपने संविधान का ही अंग है। नेक्स्ट में आते हैं, देखना 21 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 2 अनुच्छेद आएगा, 29 और 30। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये मेनली अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है। मान लो कि कोई भी एक समुदाय, जैन समुदाय का एक एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर मान लो कि जैन समुदाय वाले अपने इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ने के लिए, और जैन में भी आपका आता है दिगंबर, आपको पता है ना कि दिगंबर किसको कहते हैं, जो बिल्कुल नेक्ड रहते हैं उसको दिगंबर कहा जाता है, जो दिशा को ही वस्त्र मानता है वो दिगंबर कहलाता है। तो अगर कोई भी दिगंबर समुदाय का व्यक्ति अपने क्लास में पढ़ने आता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं कह सकते हैं कि आप ड्रेसअप में आओ, आप यूनिफॉर्म में आओ। वो जैसे आना चाहता है वो आएगा, और उसको आने का अधिकार कौन देता है, 29 देता है। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाकर के अगर वही व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है उस टाइप से इतने भीड़ में आने को, वो अपना संस्था खोल सकता है और सरकार क्या करेगा, उसको अनुदान देगा। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका 30 में। तो मेनली 29-30 यही बात करता है, किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण मतलब हो गया यहाँ पे समझ लो कि उस चीज का डाइजेशन पूरी तरीके बढ़िया से हो गया। प्रोटीन क्या होता है, तो आपको पता है ना कि हम लोग जो भी खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, हम लोग या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या फिर फैट खाते हैं, या फिर आपका प्रोटीन्स खाते हैं, या फिर विटामिन खाते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ भी खा रहे हैं तो लास्ट में हम लोग को यही मिल रहा है। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इसमें क्या क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन प्रोटीन में एक चीज ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बीमारी हो जाता है। तो वही आपसे पूछा है कि जो प्रोटीन होता है ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका अमीनो अम्ल से। और जब 20 अमीनो अम्ल का जो ग्रुप होता है ना, 20 अमीनो अम्ल का जो जब क्या कर सकते हो आप उसको, 20 अमीनो अम्ल का जो मॉलिक्यूल मिलता है ना, तो क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि 20 अमीनो एसिड जब मिल रहा है तो क्या बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है। तो जब एक प्रोटीन का पाचन हो जाएगा तो वो फाइनली फिर किस रूप में टूट जाएगा, अमीनो एसिड के रूप में टूट जाएगा। और फाइनली जो प्रोटीन का पाचन होता है ये कहाँ से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू होने लगता है, और खत्म कहाँ पर होता है, तो ये आपका छोटी आंत में खत्म होता है। ठीक है, कहाँ पे खत्म होता है, छोटी आंत में खत्म होता है। नेक्स्ट में आओ, देखिएगा ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग हम लोग को पता है कि ध्वनि जो है कंपन के माध्यम से सुनाई पड़ता है। अगर आप किसी खाली रूम में बैठे हो तो आपको आपका आवाज इको के रूप में सुनाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो रूम खाली है। जैसे ही आप उस रूम में सामान रख दोगे, कपड़ा रख दोगे, कॉपी किताब रख दोगे, तो वो आपका आवाज गूंजना बंद हो जाएगा। मतलब कंपन से ही हमें क्या सुनाई पड़ रहा है, तो आवाज सुनाई पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों का क्या नहीं हो सकता है। ध्वनि तरंग में परावर्तन होगा, तो देखो जब तक परावर्तन नहीं होगा ना आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आपका आवाज टकरा के वापस नहीं आएगा, तो आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। तो अपवर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। ये सारे कुछ ना कुछ कंडीशन जो है जो ध्वनि तरंग में होते हैं। लेकिन आपको एकदम से याद करके रखना है कि ध्रुवन जो है, पोलराइजेशन, ध्रुवन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका प्रकाश तरंग में होता है, अनुप्रस्थ तरंग में होता है। तो ध्रुवन जो है ये बिल्कुल भी आपका किस में नहीं होगा, तो ध्वनि में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, आपका इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता है कि ध्रुवन क्या है। जैसे एक टर्म और देख लो, व्यतिकरण, ये भी जो है आपका किस में नहीं होगा, तो आपका साउंड वाले में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारे चीज जो है कहाँ पर होते हैं, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग में होता है, इट मीन्स कि प्रकाश वाले में होता है। नेक्स्ट में आते हैं, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड। ऑक्साइड कहाँ पर बनेगा, जहां पर ऑक्सीजन रहेगा वहीं पे ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है, नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, देखना क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5। नाइट्रोजन द्वारा जब आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, उसका जब मिलन होता है ना, या फिर मिक्सअप होता है, तो क्या बनता है, आपका ऑक्साइड बनता है। और कितने ऑक्साइड बन सकते हैं, 5। जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये सारे टर्म आपके बनते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। आप बताइएगा कि कितना पाया जाता है। आगे आते हैं, नाइट्रोजन जो है ये आपका गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, और आपका स्वादहीन होता है। ठीक ना, इसकी खोज कौन की थी, इसको रिकॉग्नाइज कौन किया था, तो ये आपका किया था, रदरफोर्ड किया था। ठीक ना, रदरफोर्ड किया था। परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या जो है ये आपका 7 होता है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो लोहा में जंग लगेगा, लोहा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने का मतलब लोहा भारी हो जाएगा। ठीक है, भारी होगा तो वजन बढ़ेगा, बट लोहा कमजोर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे वजन क्या होगा, वजन तो बढ़ेगा। ठीक है, क्यों वजन बढ़ेगा, क्योंकि लोहा था, लोहा को क्या मिला, लोहा को ऑक्सीजन मिला, लोहा को क्या मिला, नमी मिला, और इसी वजह से लोहा क्या बन गया, लोहा बन गया आपका आयरन ऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड बना तो पहले क्या था, पहले बस आयरन था, है ना, पहले बस क्या था, आयरन था। आगे जाके ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो इसका क्या हो गया कि वजन तो बढ़ गया, बट ये लोहा क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो दोनों चीज याद रखिएगा कि वजन बढ़ेगा बट लोहा का जो आपका उसका जो गुण था, गुण कमजोर हो गया, और लोहा भी क्या हो गया, साथ में कमजोर हो गया। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। भार पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कि भार जो वजन जो था वो बढ़ गया, बट लोहा का जो अपना मेरिट था, जो गुण था, वो क्या हो गया, वो कम हो गया, और साथ ही वो क्या हो गया, कमजोर भी हो गया। ठीक ना, चलो अपना 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, मतलब 10 क्वेश्चन, और ये भी रेगुलर चलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।